हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक डीआरएस। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो आजकल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी के मरीज हैं और उनके कई तर्क होते हैं जिससे वो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते। और आज के टॉपिक में हम समझाएंगे कि किसको वास्तविकता ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो किस कारण से हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। इवन कौन सा डाइट लेना चाहिए जिस वजह से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज जो शुरू कर रहे हैं उसमें यह है कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या है। आपको जान के ये हैरानी होगी, लेकिन 80% 85% केसेस के अंदर ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं होता, इडियोपैथिक होता है। साइंस में इडियोपैथिक का मतलब होता है कि उसका कोई रीजन नहीं होता है। आप बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, किडनी के टेस्ट कराते हैं, आपके डॉक्टर साहब हार्ट के रिपोर्ट करवाते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है आपको और वो इडियोपैथिक गिने जाते हैं। तो बाकी के जो 15% बचे हुए जो केसेस हैं जिसमें क्या कॉजेस हो सकते हैं, किस कारण से हो सकता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट की कोई तकलीफ हो तो आपको बीपी हो सकता है, जिसमें आपको इको है। उसके अलावा आपकी जो आयोटा जो है, कोआगटेशन ऑफ आयोटा वगैरह है, आयोटा की कोई डिसीजेज है तो वो डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है उसको एड्रिनल बोलते हैं, जिससे फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, वो वाला कारण एक आपका हो सकता है। उसके अलावा फियोक्रोमोसाइटोमा आपके एड्रिनल के अलावा भी गैंग्लियंस होते हैं जिसके अंदर से एक स्पेसिफिक केमिकल निकलते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा, किडनी, आपका हार्ट, हाइपरथायरॉयड, ये कुछ चीजों को छोड़ने के अलावा बाकी सारे कॉजेज जो हैं वो आपको नील मिलेंगे, आपको कोई कारण नहीं मिलेगा और उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब कोई कारण मिलता है तो हम उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब अगर उस कारण को आप, जैसे रीनल आर्टरी है, किडनी को जाने वाली जो आर्टरीज है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते, सिकुड़ गई हो अगर वो आर्टरी, उसमें से ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो रहा हो, तो उस कारण में भी आपका बीपी ज्यादा हो सकता है। उसके लिए रीनल आर्टरी डॉपलर करके एक रिपोर्ट होता है जो आपके डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं। पर इन कुछ चीजों को छोड़ने के बाद में अगर कोई कारण नहीं मिलता है तो वो इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, जिसका कोई कारण नहीं होता, वो 85%, 80 to 85% केसेस में वही वाला बीपी होता है। तो हमारे पेशेंट अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि क्या कारण है, लेकिन एग्जैक्टली कोई कारण उसका नहीं मिलता हमको। लेकिन आपको ट्रीटमेंट तो करनी है, उसकी ट्रीटमेंट तो आपको 100% करनी है उसकी, क्योंकि अगर वो जो 80 to 85% पीपल जिनको बीपी है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करते सिर्फ इस वजह से कि उनको कोई कारण तो मिलता नहीं तो वो क्यों गोली खाएं, तो वो गलत हो जाएगा। तो अब किस पेशेंट को बीपी का मरीज कहा जा सकता है? हम लोग जो डेफिनेशन देते हैं वो जॉइंट नेशनल कमिटी जेएनसी 8 की गाइडलाइंस, अभी जो है अमेरिकन गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। उसमें अप टू 120/80 जो ब्लड प्रेशर उसको हम नॉर्मल मानते हैं, 120 से 80। लेकिन 120 से 140, मतलब 139 140 तक का जो बीपी है वो, और नीचे का बीपी जिसको डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं वो 80 to 90 के बीच में, इसको प्री हाइपरटेंसिव बोलते हैं। मतलब अगर आप डाइट का कंट्रोल करें, अगर आपके मोटापे से ग्रस्त हैं, आप बहुत ज्यादा हैवी वेट हैं, अगर अपना वेट रिड्यूस करते हैं तो शायद आप वापस से नॉर्मल टेंसिव हो सकते हैं। दिस इज अ प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। लेकिन इसके कंट्रोल नहीं करते हैं और बीपी आगे बढ़ता है तो ऊपर का बीपी जो 140 को क्रॉस करके 160 तक जाता है, तो 140 to 160 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे का जो बीपी है वो 90 to 99 के बीच में, उसको हम ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और 160 से ऊपर चला जाए और यहाँ नीचे 90 ऊपर चला जाए, मतलब 100 से ऊपर चला जाए, क्योंकि 99 तक ग्रेड 1 आता है, 100 से ऊपर चला जाए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसको ग्रेड 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जो कुछ तरह के पेशेंट होते हैं जिसमें सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ सिस्टोलिक जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 170 180 के आसपास होता है और जो डायस्टोलिक बीपी है, नीचे का बीपी, वो 80 के आसपास होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोला जाता है। उसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन है जिसमें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, लेबाइल हाइपरटेंशन है। लेबाइल हाइपरटेंशन इस तरह का बीपी कि थोड़ा वो डोज आगे पीछे करते हैं तो एकदम से घट जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, उस तरह की बीपी को लेबाइल बोलते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ऐसा होता है जिसमें आपके एंड ऑर्गन डैमेज के साथ पेशेंट प्रेजेंटेशन होती है। बेसिकली आपने देखा होगा बीपी के और डायबिटीज के कैंप होते हैं, और बीपी के कैंप इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि नॉर्मली, अगेन, जैसे 80% लोगों में कोई कारण नहीं मिलता, उसी तरह 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं आते। जो चक्कर आना है, हेडेक होना है, वॉमिटिंग होना है, आपके पाँव में स्वेलिंग आना हो, ये सारे सिम्टम वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही 20% लोगों में होती है जिनको पता चलता है। बाकी लोग रूटीनली हमारी क्लिनिक में आते हैं किसी और चीज का ट्रीटमेंट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बुखार के लिए हमें दिखाने आया है, किसी को कान में दर्द हो रहा है दिखाने आया है, या एनी सॉर्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम वो हमारे पास लेके आया है, और हम उसका बीपी मापते हैं और हम उसको कहते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है।
और कभी कभार पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बोलता है साहब आप पहली वाली जो हम जिस बीमारी के लिए आए, उसी की ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर साहब अगर जब बोलते हैं तो उसको कोई उसका मीनिंग होगा, आप चाहे तो उसको रिपीट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो बीपी मापने के भी कुछ तरीके होते हैं कि जब बीपी आप पेशेंट डॉक्टर साहब माप रहे हैं, बॉर्डर लाइन अगर हाइपरटेंशन है तो हम 2 से 3 बार पेशेंट को बोलते हैं कि अब हम मपाइए बीपी। और तीनों ओकेजन पे अगर बीपी ज्यादा आता है, पेशेंट आया है बाहर 10 मिनट हमारी कंसल्टिंग चैम्बर में बाहर बैठा हुआ है, फिर आराम से काम कूल होकर अगर हमारे चैम्बर में आता है, हम 3 बार ब्लड प्रेशर 3 दिन अलग अलग मापते हैं, और तीनों बार अगर ब्लड प्रेशर आता है उसको, तो फिर वो कंफर्म हाइपरटेंशन का मरीज है, बीपी का मरीज है, और उसको हमको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हाइपरटेंशन जो है वो तो मैंने डिस्कशन में आपको बता ही दिया। लेकिन अगर आप जब हाइपरटेंसिव हो चुके हैं तो क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते, ओनली 20% को सिम्टम आते हैं, बाकी को कोई कंप्लेन नहीं होती। पेशेंट हमारे यहाँ तक जिद करते हैं कि हम तो सीढ़ी चढ़ के आपके क्लिनिक तक आए हैं, हम तो दौड़ के हमारे क्लिनिक आए, तो हम रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। यस, आई एग्री कि आप ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बीपी डॉक्टर साहब मापने पे ज्यादा आता है तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आपको दवा लेनी चाहिए। और अब ये रहता है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले सिम्टम्स बोल दिए, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ। हेडेक का होना, चक्कर आना, पाँव में स्वेलिंग होना, चलने पे श्वास चलना, आप थोड़ा सा चलने जाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा बीपी के मरीज है आपको ब्रेथलेस हो सकते हो। उसके अलावा ये रहता है कि जैसे अगर आपका कोई ऑर्गन डैमेज हुआ, जैसे आई के अंदर इफेक्ट आया या किडनी में इफेक्ट आया है, किडनी वगैरह इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट हो सकते हो। और अगर आंखों के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो आपको विजन में प्रॉब्लम होगी, देखने में प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से कभी कभार प्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लिकेशन के साथ में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जैसे स्ट्रोक हुआ, लकवा लग गया और उसके साथ आप प्रेजेंट करते हो, आपको हार्ट अटैक आ गया उसके साथ आप प्रेजेंट करते हो, तो ये एंड ऑर्गन बोलते हैं। जैसे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, इन चीजों में आई हुई, कभी कभार आप लोगों को सुनेंगे कि आंख में ब्लड आ गया है, खून आ गया है, तो वो रेटाइना में ब्लीड हो जाता है, वो भी एक हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन है। तो जो लोगों को सिम्टम नहीं आते हैं और वो डॉक्टर के पास में कभी जाते नहीं चेकअप के लिए, अचानक से उनको एक कॉम्प्लिकेशन होता है और वो कॉम्प्लिकेशन लेके हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपको अगर बीपी के मरीज है तो आपको किडनी का, आंखों का, ब्रेन का, हार्ट का, ये सारे चेकअप करवाते रहने चाहिए। इसके साथ में किन लोगों को बीपी होने की ज्यादा शक्यता है उसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो नॉन मॉडिफाइबल है, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको आप चेंजेस कर सकते हैं। तो कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो नॉन मॉडिफाइबल है, जैसे मेल होना या फीमेल होना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपकी एज बढ़ती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर एथिनिसिटी, मतलब आप इंडियन ओरिजिन है, अमेरिकन ओरिजिन है, अफ्रीकन ओरिजिन है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, ये आप चेंज नहीं करते, नॉन मॉडिफाइबल है। लेकिन जेनेटिक कंडीशन, जैसे आपके मदर फादर को है और आपको भी जेनेटिक में आपको ब्लड प्रेशर मिला है, हेरिडिटरी जो फैक्टर बोलते हैं, तो इन सारी चीजों के अंदर भी आपको नॉन मॉडिफाइबल है, क्योंकि हम जेनेटिक चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज हुए। व्हाट आर द मॉडिफाइबल? आज के टॉपिक में अगर कुछ सुनना है तो आपको ये ज्यादा सुनना चाहिए कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत हेवी वेट है, मोटापा है, अगर आप अपना वेट लॉस करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, जा सकता है बीपी। इसके अलावा जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण में मैंने बोला, अगर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक हो सकता है। आपका स्मोकिंग है वो बीपी बढ़ाता है, तो आप स्मोकर है या टोबैको च्यूइंग है तो वो बंद कर सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है। साथ में कोमोर्बिड कंडीशन में अगर डिस्लिपिडीमिया है, मतलब कि लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ है, तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए, ताकि आपके कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, आपकी कोरोनरी प्रॉब्लम ना हो, और फिर स्ट्रोक के प्रॉब्लम ना हो, वो आप बच सकते हैं उसके अंदर। फिर जो और मॉडिफाइबल हाई सॉल्ट इंटेक रहता है आपका, तो आप सॉल्ट कम कर सकते हैं खाने के अंदर, जिसके अंदर आपका बीपी जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे कुछ बताना अगर रहेगा तो एक तो आपका सॉल्ट कर्टेल कर दीजिए और ओबेसिटी का ध्यान रखिए। मैक्सिमम जो बीमारियां इस वक्त आ रही है वो आपके मोटापे की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हो रही है। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे, अपना वेट लॉस करेंगे, जैसे बॉर्डर लाइन डायबिटीज ठीक हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन ठीक हो सकते हैं, हाँ। लेकिन वो लोग जो बहुत लीन थीन है और बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकली है, एजिड है, तो उन केस में फिर आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा इफेक्टिव शायद आपके लिए ना हो सके। तो ये तो बात हुई किस चीज से आप बच के अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप मरीज बन चुके हैं बीपी के, कुछ लोग बोलते हैं साहब लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी। ये हम मानते हैं कि ये सारी बीमारियां क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिसके अंदर आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन प्रार्थना ये करिए कि ये दवाई खा के आप ऑल वेल रहें, आपको कोई तकलीफ ना हो, जैसे स्ट्रोक ना हो, एमआई ना हो, ताकि आपको, क्योंकि उसके होने के बाद हमारे पास पेशेंट आता है, एक बार लकवा लगता है, पेशेंट बोलता है साहब आप कुछ करिए, उस समय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, आपको एक कॉम्प्लिकेशन हो चुका है।
तो इस वीडियो से मैं एक एडवाइस करूंगा कि अगर आपका बीपी थोड़ा भी ज्यादा रहता है, आप उसका डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अब उसके अंदर दूसरा होता है कि डाइट क्या लेना होता है। जो डाइट लेना होता है उसको डैश डाइट बोलते हैं। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा डैश डाइट क्या होती है। एक सिंपल सी फॉर्मेट में समझाया जाए तो वो ऐसी डाइट जिसके अंदर के सॉल्ट जो है वो कम होना चाहिए आपका। तो जो सॉल्ट है वो पिकल में ज्यादा होता है, पापड़ में ज्यादा होता है, मतलब अचार पापड़ में ज्यादा होता है, फिर आप चटनियां खाते हैं उसके अंदर वो ज्यादा होता है। नॉर्मली इंडियन डाइट के अंदर 15 ग्राम का सॉल्ट होता है। और आइडियली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट, जो बीपी के मरीज होते हैं, उनको 5 ग्राम से कम सॉल्ट लेना चाहिए। आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जिस डॉक्टर से आप सलाह ले रहे हैं, जिस डॉक्टर साहब से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रॉपरली लीजिए, ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंस लिसनिंग। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप और सिमिलर वीडियोस अगर हमसे कुछ सुनना चाहते हैं तो आप हमें लिख के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। होपफुली हम उसके रिलेटेड हिंदी में दूसरी वीडियोस बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आगे फ्यूचर में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।